चलिए स्टार्ट करते हैं। हम फर्स्ट यूनिट के बारे में थोड़ा सा ओवरव्यू दे देते हैं। पहले मैंने आपकी 2 या 3 मिनट की जो वीडियो बनाई थी उसमें जस्ट आपका सिलेबस के बारे में मैंने डिस्कस किया था कि कौन सी यूनिट कितने नंबर की है। तो अब हम बात करेंगे जो फर्स्ट वाला है भाषा शिक्षण। देखो बेटा, अब टाइम नहीं है कि मैं आपको डिटेल स्टडी करवाऊँ, जस्ट आपको एक जो मोटे तौर पर, सरसरी तौर पर वो मैं आपको बता सकती हूँ। सबसे पहले जो है आपकी फर्स्ट यूनिट में भाषा शिक्षण वाला चैप्टर। भाषा शिक्षण में क्या है? भाषा का अर्थ, प्रकृति, विभिन्न और विशेषताएं। तो भाषा क्या होती है? आप लोग अभी तक याद करते आए हो, जब आप अपने मन के विचारों को बोलकर या लिखकर जब किसी के सामने प्रकट करते हो तो वो भाषा कहलाती है। तो आप क्या है, जस्ट वो आपने जो पिछले अब तक जो आपने पढ़ा है कि भाषा क्या होती है उसके बारे में ही आपको यहाँ पे लिखना है। ठीक है, इसमें दिया गया हमारा भाषा संस्कृत की भाष धातु से उत्पन्न हुई है जिसका अर्थ होता है बोलना। ठीक है, तो आप यहाँ पर ये आपने जो मैंने अभी बताई आपको कि भाषा जब हम अपने मन के विचार बोल कर लिख कर प्रस्तुत करते हैं तो भाषा कहलाती है। ठीक है, तो अर्थ में आप जस्ट ये दे देना। फिर आपको इसकी प्रकृति, इसकी नेचर के बारे में बताना है कि भाषा की ही का क्या नेचर होता है। ठीक है, यहाँ पर क्या है आपके अलग अलग विद्वानों, जैसे आपने सबसे पहले तो क्या करोगे, कोई भी क्वेश्चन है उसका आप मीनिंग वहाँ पर बताओगे। उसके बाद आपकी जितने भी कुछ आप ऐसा करो, देखो सारे तो जितने भी हमारे यहाँ पर मनोवैज्ञानिक है, साइकोलॉजिस्ट हैं, उनके नाम हमें याद नहीं हो सकते। आपकी 5 यूनिट है, जस्ट 5 साइकोलॉजिस्ट के आप नाम याद कर लो। कहीं पे प्लेटो का रख दो, कहीं पे अरस्तु का रख दो, कहीं पे किसी और का रख दो। ठीक है, और जो आप डेफिनेशन दोगे, सबसे पहले मीनिंग देना आपको पेपर में, फिर जो डेफिनेशन दोगे तो डेफिनेशन में आपने किसी भी उसका उठाया और अपने अकॉर्डिंग जो डेफिनेशन है उसकी वो बना सकते हो। ठीक है, उसके बाद फिर आप अपने क्वेश्चन पे आगे आओगे। ठीक है, अब देखो भाई इसकी क्या बताई गई है भाई, इसकी प्रकृति के बारे में सबसे पहले तो भाषा का अर्थ स्पष्ट करना। उसकी प्रकृति है जब अपने भाव को उच्चार, मनुष्य के पास अनेक साधन होते हैं, तो अनेक साधन होते हैं, इन्हीं के द्वारा, कभी संकेतों के द्वारा वह अपने मन के विचारों को यहाँ पे प्रकट करता है भाषा के द्वारा। ठीक है, भाषा क्या है भाई, इसकी प्रकृति में आप क्या क्या लिखोगे, मुख से निकलने वाली ध्वनि संकेत व्यवस्था में बंधे होते हैं, अपने मन के विचारों को हम यहाँ प्रकट कर सकते हैं। भाषा ध्वनि संकेतों के विशिष्ट अर्थों में रूढ़ होते हैं, अर्थात किस प्रकार से ध्वनि समूह का किस प्रकार का अर्थ व्यक्त होता है, ये विधान हर भाषा में अलग अलग होता है। ठीक है, उदाहरण के लिए एक वस्तु के लिए हिंदी में जल, तमिल में तनी, उर्दू में आप और अंग्रेजी में वाटर शब्द है। ठीक है, इसके कई लक्षण, ध्वनि संकेतों की एक व्यवस्था। देखो प्रकृति में आप 4-5 पॉइंट लिख देना। ध्वनि जो भाषा है वह ध्वनि संकेतों की एक व्यवस्था है। दूसरा, मुख से निकलने वाली या जिसको हम अभिव्यक्त करते हैं, अभिव्यक्ति का माध्यम है, ये हमारे विचारों को आदान प्रदान करती है और सामाजिक साधन है। ठीक है, और भावों और विचार को अभिव्यक्त करने के लिए ध्वनि संकेतों की व्यवस्था है। ठीक है, तो ये आपकी क्या है, इसमें आप ऐसे बता सकते हो। ठीक है, उसके बाद आएंगे आपके भाषा के विभिन्न रूप, कि भाषा के कौन कौन से टाइप है यहाँ पर। तो भाषा को क्या है, विभिन्न रूप हैं। एक तो आप उसको एक्सप्रेशन के माध्यम पर, जिसको आप बोलते हो अभिव्यक्ति के आधार पर। ठीक है, दूसरा भाषा विशेष के विशिष्ट नाम के आधार पर। आपको सबसे पहले तो जो अभिव्यक्ति के माध्यम के आधार पर जो भाषा का रूप है वो है लिखित और मौखिक। या तो आप लिख कर एक्सप्रेस कर रहे हो अपने उसको, या फिर आप क्या है बोल कर एक्सप्रेस कर रहे हो। उसके बाद आएगा आपका विशिष्ट नाम के अर्थ पर। इसमें आती है आपकी मातृभाषा, मूल भाषा, ये आपके अलग अलग टाइप बताए हैं आपकी भाषा के क्या क्या टाइप हो सकते हैं। एक तो मौखिक, लिखित हो गया। आप लोग तो अभी तक मौखिक और लिखित दो ही तरह की भाषा, दो ही तरह के पढ़ते आए हो भाषा के प्रकार। ठीक है, लेकिन आपके यहाँ पर कुछ और भी हैं, आपके जेबीटी में कुछ और भी, जैसे मातृभाषा, मूल भाषा, आपकी प्रादेशिक भाषा, राजभाषा, राष्ट्रभाषा, सांस्कृतिक भाषा, मानक भाषा, उपभाषा, अंतर्राष्ट्रीय भाषा और विदेशी भाषा। इसमें आपका इसमें डिवाइड किया गया है। ठीक है, तो इसको पढ़ लेना आप। उसके बाद है आपकी भाषा की क्या क्या विशेषताएं हैं। भाषा की विशेषता क्या है, भाषा का एक व्यवस्था है जिसके अंतर्गत हम ध्वनि को, शब्दों को और वाक्य रचना की एक उपव्यवस्था करते हैं। ठीक है, जिसको हम एक क्रमिक विकास में, ठीक है, एक सीरीज वाइज उसको डेवलप करते हैं। ठीक है, सबसे पहले हमने वर्ण सीखा, यानी कि एएनआर सीखे हमने। उसके बाद हमने क्या है वर्ड बनाना, शब्द बनाना सीखा, फिर हमने वाक्य बनाना सीखा। तो इस प्रकार क्या है, भाषा क्या है, एक सीरीज वाइज चलती है। पहले आप ये चीज़ सीखोगे, उसके बाद वो चीज़ सीखोगे, फिर ऐसे जाके आप ये चीज़ सीखोगे। ठीक है, तो इसमें क्या है, धीरे धीरे डेवलपमेंट होती है। तो इसकी विशेषताओं में नीचे बताया गया है कि भाषा प्रधान ध्वनि समाविष्ट होती है, कि भाषा में सबसे पहले तो क्या है, ध्वनि शामिल होती है। ये इसकी विशेषता है, पहली कैरेक्टरिस्टिक्स है इसकी। ठीक है, दूसरा है भाषा एक व्यवस्था होती है। बिल्कुल सही है, भाषा एक व्यवस्था है। आप क्या है, सबसे पहले वर्ण सीखा आपने, इस एक व्यवस्था होती है ये।
उसके बाद बताया भाषा प्रतीकों की व्यवस्था होती है, ठीक है, इसमें हम चिन्हों का भी प्रयोग करते हैं, ठीक है। भाषा सामाजिक क्रिया का आधार है। भाषा क्या, दूसरे लोगों से आप बातचीत कर रहे हो तो क्या है, भाषा आपकी सामाजिक क्रिया का आधार है। भाषा अर्जित संपत्ति है, ठीक है, हम इसको क्या करते हैं, बच्चा जन्म से भाषा सीख कर पैदा नहीं होता, उसको वह एक्वायर करता है, अपने इन्वायरमेंट में आने के बाद उसको सीखता है। अगर बच्चा जन्म से भाषा सीखता तो सबकी भाषा एक जैसी होनी थी, लेकिन नहीं, बच्चा जन्म से भाषा नहीं सीखता। जैसे आप देखते हो, आप दूसरी कंट्रीज़ में चले जाओ, वहाँ की जो भाषा बच्चा वो सीखता है, हमारे यहाँ का बच्चा हमारी जो मदर टंग है, जो यहाँ पे बोली जा रही है, उसको सीखता है, ठीक है। तो भाषा क्या है, एक अर्जित संपत्ति है। भाषा परंपरागत है, ठीक है, परंपरा से, भाषा परंपरा से चली आ रही है, एक दिन में नहीं बनती, आपकी भाषा एक दिन में नहीं बनती, ये सदियों गुजर जाती है, ठीक है। उसके बाद है आपकी भाषा अनुकरण जन्य प्रक्रिया है। अनुकरण यानी कि फॉलो करने वाली, इमिटेशन करने वाली। आप छोटे बच्चे को देखते हो, आप जैसा बोलोगे ना, बच्चा वैसा ही कैच करता है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, अनुकरण जन्य, यानी कि हमें फॉलो करके बच्चे सीखते हैं, या फिर हम जब बच्चे थे हमने भी किसी को फॉलो करके ही अपनी भाषा को सीखा है। उसके बाद है भाषा समाज की सापेक्ष प्रक्रिया है, ठीक है। भाषा क्या है, समाज की सापेक्ष प्रक्रिया, यानी कि भाषा के जन्म के लिए, उसके विकास के लिए और प्रयोग के लिए समाज की आवश्यकता होती है, ठीक है। तो समाज के सापेक्ष, समाज नहीं होगा तो हम किससे बात करेंगे, ठीक है। तो भाषा का मानक रूप होता है। तो भाषा का मानक रूप क्या है कि भाषा के विषय में ये बात भी है, उतनी है कि प्रत्येक भाषा का एक मानक रूप होता है। भाषा शिक्षक के नाते हमें शिक्षार्थी का ध्यान भाषा के मानक रूप की ओर आकर्षित करता है। भाषा में इतनी अधिक विकृतियाँ आ जाती है कि उनको समझना और भी असंभव हो जाता है। तो लिपि की दृष्टि से, सुविधा से देखते हुए भारत सरकार ने हिंदी निर्देशालय में हिंदी भाषा की वर्णमाला को मानक रूप विकसित किया है, ठीक है। मानक रूप, जैसे आप इंग्लिश की जो मानक रूप है उसका क्या है, आप ABCD, ठीक है, A to Z जो आप अल्फ़ाबेट करते हो, उसके बाद क्या है आपकी इसकी आपके ए से लेकर आगे तक जो एन आ रहा है वो इसका मानक रूप है, ठीक है, क्योंकि उसी से आप फिर ये सीखोगे, ठीक है। तो समझ में आ गया भाषा की विशेषताओं में क्या क्या लिखोगे। मेन तो बेटा आपको क्या करना है, आप क्वेश्चन पढ़ो, ठीक है, क्वेश्चन पढ़ो, आप इनके मेन पॉइंट लर्न कर लो और पॉइंट को एक्सप्लेन आप अपने अकॉर्डिंग करो, ठीक है, आपको उसमें बहुत अच्छे मार्क्स मिलेंगे। और एक बात ये है कि जब भी आप 8 नंबर का क्वेश्चन करो तो सबसे पहले मीनिंग दो, जो चीज़ पूछ रखी है, और जब ये आप मान लो पॉइंट दे रहे हो तो वहाँ पर एक फ्लो चार्ट बना दो आप, या तो ऐसा करो, मान लो जैसे अभी ये विशेषताएँ हैं, विशेषताओं का फ्लो चार्ट आप कैसे बनाओगे, आपके क्वेश्चन में आ जाए 8 नंबर में कि भाषा क्या होती है और इसकी विशेषताएँ बताइए, तो भाषा को आप वहाँ पर क्या कर दोगे, डिफाइन कर दोगे। उसके बाद विशेषताओं में आप क्या करोगे, या तो आप सर्कल बना लो, भाषा की विशेषता ये पहले वाली विशेषता, एक और सर्कल बना दिया, फिर एक और सर्कल बना दिया, एक और सर्कल, या तो आप ऐसे एक फ्लो चार्ट बना दो। दूसरा क्या है, आपने सबसे पहले ऊपर लिखा और नीचे ऐसे यहाँ करके इसके क्या बना दिए, 1 2 3 4 5 करके इसकी विशेषताएं बता दी, ठीक है। तो फ्लो चार्ट बनाओ और उसके बाद उसको एक्सप्लेन करो। मेन तो क्या है, आप जो ये आपके पॉइंट दे रखे हैं, पॉइंट को अच्छे से याद करो, ठीक है, मेन तो आपके पॉइंट है, ठीक है, और उसके बाद आप इसको एक्सप्लेन अपने अकॉर्डिंग कीजिए। तो भाषा की विशेषताओं में क्या है, भाषा प्रधान ध्वनि समिष्टि, यानी कि भाषा में ध्वनि की प्रधानता होती है। भाषा एक व्यवस्था होती है, एक व्यवस्था के अकॉर्डिंग। भाषा में साइंस की भी, प्रतीकों की भी व्यवस्था होती है, साइन, चिन्ह जिसको आप बोलते हैं, ठीक है। भाषा सामाजिक क्रियाओं का आधार होती है, आप जो भी समाज में जो बातचीत करते हो, इसलिए भाषा को सामाजिक क्रिया का आधार बोला है। भाषा अर्जित संपत्ति है, ठीक है, हमने पैदा हुए तो भाषा लेके नहीं, हमने तो औरों को फॉलो करके सीखा है। उसके बाद भाषा परंपरागत होती है, हमारी सदियों से चली आ रही है। उसके बाद आपकी भाषा अनुकरण जन्य प्रक्रिया है, ठीक है, और अनुकरण, फॉलो अप, ठीक है, दूसरे को फॉलो करके सीखते हैं। भाषा समाज की सापेक्ष प्रक्रिया और भाषा का मानक रूप होता है, ठीक है। द 9 पॉइंट है तो कम से कम आपको 5 पॉइंट याद होने चाहिए। उसके बाद है भाषा, हिंदी भाषा का स्वरूप, विकास एवं महत्व, कि भाषा हमारी कहाँ से निकल के आई। तो जो हिंदी भाषा का स्वरूप है वह निश्चय ही उसके उद्भव और नामकरण से परिचित होगा। हिंदी भाषा क्या है, सबसे पहले जो हिंदी भाषा है ये कहाँ से, संस्कृत से ही निकल के आई। सबसे पहले मान लीजिए हमारे यहाँ पर जो भाषा थी संस्कृत भाषा थी, तो संस्कृत से वैदिक और लौकिक काल में हमने संस्कृत भाषा की, संस्कृत भाषा में कुछ तोड़ मरोड़ के उसमें से पाली भाषा निकल के आई, पाली से प्राकृत भाषा बनी, फिर अपभ्रंश बनी, और अपभ्रंश से क्या बन गई, हमारी हिंदी भाषा बन गई, ठीक है। तो इस प्रकार इसकी डेवलपमेंट हुई, ठीक है। तो अपभ्रंश में भी खाली एक भाषा नहीं थी, उसमें भी आपकी जो भाषा थी वह पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी, पहाड़ी और गुजराती, इन पार्टों में बट गई, ठीक है। पंजाबी, सिंधी, मराठी, बिहारी, बंगाली, ये सारी की सारी क्या है, आपकी अपभ्रंश से निकली हुई भाषाएं हैं। तो सबसे पहले संस्कृत भाषा, संस्कृत से हमारी पाली भाषा आई, पाली से प्राकृत, फिर अपभ्रंश और फिर हिंदी। इसको भी आप फ्लोट चार्ट से दिखा सकते हो, ठीक है। उसके बाद है आपकी
हिंदी का नामकरण कैसे हुआ? हिंदी शब्द का जो संबंध है संस्कृत के शब्द सिंधु से माना जाता है, और सिंधु सिंध नदी को कहते हैं, ठीक है, सिंध नदी को कहते हैं। इसी के आधार पर जो ईरान से लोग यहाँ पर आते थे वो यहाँ को क्या थे, सिंध बोलते थे। हमारा जो प्रांत था यहाँ का, इंडिया को क्या बोलते थे, वो सिंध प्रांत बोलते थे। तो सिंध को फिर उन्होंने सिंधी बोलना शुरू कर दिया, सिंधी से वो क्या है, हिंदी में टूट गई, फिर इन्होंने हिंदू से हिंदुस्तान को कहने लगे, ठीक है। तो इस प्रकार हमारी हिंदी भाषा का नामकरण हुआ, ठीक है। उसके बाद क्या है, हिंदी भाषा की डेवलपमेंट के बारे में आपसे पूछ रखा है कि डेवलपमेंट में आपको ये बताना है कि 1500 से 500 ईस्वी तक हमारी संस्कृत भाषा थी, फिर 500 ईसा पूर्व से पहली ईस्वी तक पाली भाषा आ गई, फिर आपकी 500 ईस्वी तक पहली से 500 ईस्वी तक प्राकृत, फिर अपभ्रंश, और फिर 1000 ईस्वी से अब तक क्या है, हमारी हिंदी भाषा आती है, ठीक है। तो इसमें अलग अलग काल दे रखे हैं। आदिकाल में सभी बातों को अपभ्रंश में बहुत अधिक निकट थी, तो उसी से हिंदी का उद्भव हुआ आदिकाल में। फिर मध्यकाल में बताया गया है, मध्यकाल में क्या थी, व्याकरण के क्षेत्र में भी आ गया, उसमें तो हुए थी, फिर व्याकरण का क्षेत्र भी आ गया आपका, ठीक है। आधुनिक काल ये आपका अब का काल है, ठीक है, जो 1947 के बाद जो बच्चे जो पढ़ना शुरू हुआ वो हमारा आधुनिक काल कहलाता है, ठीक है। अब बताया गया इसमें आपका जो क्वेश्चन था, भाषा का स्वरूप कैसा है, डेवलपमेंट कैसे हुई और इसका क्या महत्व है, आपकी भाषा का क्या महत्व है। तो इसको आप क्या है, पॉइंटों के तौर पर भी आप बना सकते हो और पैराग्राफ के, और जहाँ तक हो सके ना आप अपने क्वेश्चंस को ना पॉइंट्स में आप क्या करो, पॉइंट्स में बताओ, ठीक है। पॉइंट्स में बताओगे तो अच्छा रहेगा। एक जैसे आप पैराग्राफ लिखते हो, पैराग्राफ की बजाय पॉइंट्स बना के उसको एक्सप्लेन करो, ठीक है। तो हिंदी भाषा का महत्व है। हिंदी क्या है, हमारे देश की हिंदी अघोषित रूप से हमारी राष्ट्रभाषा, परंतु विश्व स्तर पर इसका महत्व दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। इसका कारण है कि भाषा न केवल वैज्ञानिक एवं सरल बल्कि अपितु इसमें जो बोला जाता है वही हिंदी भाषा में लिखा जाता है। लेकिन हमारे देश की जो राजभाषा है वो हिंदी है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर एक देश की भाषा को ही, क्योंकि हिंदी क्या है, बाकी हो सकता है कि हमारे देश में 22 भाषा को मान्यता मिली हुई है, लेकिन हिंदी क्या है, हमारी राजभाषा, यानी कि राजकाज के जितने काम होंगे वो हमारे हिंदी भाषा में होंगे, ठीक है। तो आप, और सबसे पहले हिंदी को राजभाषा या राष्ट्रभाषा बनाने के लिए सितंबर आपका समय समय पर हिंदी विश्व सम्मेलन हो रहे हैं, उनमें इसकी बात उठाई गई, ठीक है। तो अब देखो इसके महत्व, भाषा का क्या महत्व है आपके लिए। तो जैसे आपने इसकी विशेषताएं की थी ना, महत्व भी बिल्कुल सेम ही होता, वही इंपॉर्टेंस होती है। भाषा में क्या है, हमारी भाषा सामाजिक क्रिया का आधार है, ठीक है, ये पॉइंट आपका विशेषताओं में भी आया था, ठीक है। समाज की भाषा क्या एक व्यवस्था है, तभी हम अपने मन के विचारों को दूसरों के सामने बता पाते हैं, ठीक है। उसके बाद आती है भाषा समाज की सापेक्ष प्रक्रिया है, ठीक है, भाषा का प्रयोग राजभाषा के तौर पर किया जाता है, ठीक है। तो ऐसे करके पॉइंटों में आप इसको पॉइंट लिखिए और उनको एक्सप्लेन कर दीजिए। उसके बाद है आपकी जो फर्स्ट यूनिट है, फर्स्ट यूनिट का मैं आपको थोड़ा थोड़ा बता रही हूँ ताकि आपको एक ओवरव्यू मिल जाए पेपर के टाइम पे, हो सकता है आपकी कुछ थोड़ी बहुत हेल्प भी हो जाए, ठीक है। तो 15 मार्क्स की ये यूनिट है, तो इसमें से ये कोई भी क्वेश्चन बन सकता है, बिल्कुल ईजी है, आप घबराओ मत। उसके बाद आपकी देवनागरी लिपि का स्वरूप, विकास एवं विशेषताएं। देवनागरी लिपि क्या होती है, ठीक है। तो देवनागरी लिपि भारत की सर्वप्रथम लिपि है, सर्वप्रमुख लिपि है, इसको राजलिपि का पद प्राप्त है। संविधान में इसको क्या है, राजलिपि का पद प्राप्त है। राजलिपि यानी कि राजभाषा है हमारी, तो ये भी क्या हो गई, हमारी राजलिपि बन गई। तो हिंदी की विभिन्न जितनी भी बोलियां हैं, भाषाएं हैं, और संस्कृत का संपूर्ण वाङ्मय, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश आदि का साहित्य देवनागरी लिपि में ही उपलब्ध है, ठीक है, एट प्रेजेंट टाइम। तो हिंदी हेतु भी उद्भव और नामकरण का विवेचन आवश्यक है। जो हमारी हिंदी है, आगे चलकर ब्राह्मी लिपि 350 से पूर्व लेकर भारत में जिस लिपि का प्रयोग होता था वह ब्राह्मी लिपि होती थी। आगे चलकर ब्राह्मी लिपि क्या बन गई, 2 शाखाओं में, उत्तरी ब्राह्मणी और दक्षिण ब्राह्मणी। ब्राह्मी, उत्तर ब्राह्मणी का प्रचार विंध्याचल से उत्तर की ओर हुआ, और दक्षिण ब्राह्मी का उत्तर भारत में हुआ। उनमें गुप्त लिपि, कुटिल लिपि, शारदा लिपि और नागरी लिपि, ठीक है। तो ऐसे ये 4 लिपियाँ थी, और फिर जो नागरी लिपि थी ना, नागरी लिपि से हमारी देवनागरी बनी, ठीक है। जो नागर समुदाय के लोग थे गुजरात में, वहाँ के नाम से आपकी देवनागरी लिपि का नाम पड़ा था, ठीक है। नामकरण, कुछ विद्वानों का विचार है कि गुजरात के नागर ब्राह्मणों द्वारा विशेष रूप से इस लिपि का प्रयोग किया जाता था, अतः इनका नाम नागरी या देवनागरी पड़ गया। लेकिन यह मान्यता विद्वानों को स्वीकार्य नहीं है,
एक ऐसे ही ऐतिहासिक प्रमाण, क्योंकि इसका कोई ऐतिहासिक प्रमाण उपलब्ध नहीं है, कोई प्रूफ उपलब्ध नहीं है, ठीक है। उसके बाद नागरी की डेवलपमेंट कैसे हुई, कैसे ये नागरी से देवनागरी बनी, ठीक है, इसकी क्या क्या विशेषताएं हैं। अब देखो भाई देवनागरी लिपि की क्या क्या विशेषताएं हैं। देखो देवनागरी लिपि है क्या, जो आप ये ऐसे लेकर आगे तक जो एन आर वर्णमाला आप करते हो, यही तो देवनागरी लिपि है आपकी। तो इसकी विशेषताएं भाई, वर्णमाला की पूर्णता, इसमें क्या है, ब्राह्मी लिपि में जहाँ 64 लिपि चिन्ह है, देवनागरी में 52 लिपि चिन्ह होते हैं, ठीक है। आज आपका काम ये है कि आप काउंट करना कि आपके ऐसे लेकर आगे तक है कितने होते हैं, ठीक है। तो इसमें 52 लिपि चिन्ह होते हैं, ठीक है, क्रमबद्धता में होते हैं, ठीक है। लिपि चिन्हों का आदर्श वर्गीकरण होता है, इसमें गतिशीलता होती है, वर्णनात्मकता होती है, प्रत्येक स्वनिम के लिए अलग विधि चिन्ह होता है, स्वरों की हर्षव दीर्घ मात्राएं विद्यमान होती हैं, वर्णों की लिखावट कलात्मक सुंदर और सुगठित होते हैं, प्रत्येक वर्ण का उच्चारण होता है, ठीक है, प्रत्येक वर्ण का आप उच्चारण कर सकते हो। तो ये इसकी विशेषता है। वर्णमाला की पूर्णता यानी कि टोटल कितने आपकी वर्णमाला में अक्षर दे रखे हैं वो वाली बात इसमें। क्रमबद्धता यानी कि आप एक सीरीज में लिखते हो, पहले ऐसे अनार, आ से आम, ई से इमली, ठीक है। ये तो है नहीं कि आप डेट है जैसे आप स्टार्ट कर दोगे, ठीक है। तो एक क्रमबद्धता होती है। इसके लिपि के चिन्ह भी होते हैं। चिन्ह का मतलब क्या हो गया, जैसे आप यूज़ कर सकते हो ए आ ई उ व्यंजन के वर्ण और विरोध में क ख ग आदि की मात्रा के शब्दों के 3 प्रकार होते हैं। हर सौ जैसे इन्होंने बता दिया लिपि चिन्हों का आदर्श वर्गीकरण, च वर्ग, ट वर्ग, ख वर्ग, त वर्ग, ठीक है। और उसके बाद इनकी जो मात्राएं होती हैं वे इसके चिन्ह होते हैं। देखो ए की कोई मात्रा नहीं है, आ की एक डंडा जहाँ पर आ होता है उसकी जगह आप आ का एक डंडा यूज़ कर सकते हो। ई में आप छोटी ई ना लगाने के बजाय आप उसकी मात्रा का यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो ये लिपि चिन्ह होते हैं, ठीक है। उसके बाद गतिशीलता होती है। ये लिपि कहाँ है, यहाँ पर रुकती नहीं, गत्यात्मक व्यवहारिक लिपि होती है। आवश्यकता अनुसार कुछ भी लिपि चिन्हों में भी कोई को भी इसमें समाविष्ट कर लिया जाता है, यानी कि कभी कभार हम लिखते हैं क के नीचे अंकी बिंदी लगाते हैं, ठीक है। वर्णनात्मक होती है, ये लिपि वर्णन करने योग्य होती है। लेखन समान है, फारसी और लिपि में अनुकूलता देखने को नहीं मिलती। जीन दाल आदि वर्णों का उच्चारण दे रखा, ठीक है। प्रत्येक स्वनिम के लिए अलग विधि चिन्ह, ठीक है, इसका प्रयोग होता है। दीर्घ मात्राएं और प्रत्येक की लिखावट, हाँ जी, लिखावट बड़ी सुंदर है हमारी इस लिपि की। प्रत्येक वर्ण का उच्चारण, हाँ जी, प्रत्येक वर्ण का अपना अलग उच्चारण होता है, ठीक है। वर्णों का उच्चारण निश्चित होता है। व्यंजन की अक्षरिकता, ऐसे का उच्चारण होता है और गुण व्यंजनों की अक्षरिकता कहलाती है, ठीक है। यानी कि व्यंजन की अक्षरिकता यानी कि जब हम उसका उच्चारण करते हैं, उस अक्षर को पढ़ते हैं, तो वो क्या कहलाती है, हमारी अक्षरिकता कहलाती है, ठीक है। तो ये थी आपकी देवनागरी लिपि की विशेषताएं, ठीक है। और मेन इसमें जो आता है, जिसमें से आपका एक क्वेश्चन पक्का बनना है, वो है आपके भाषाई कौशल, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, ठीक है। इसमें से है आपका सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। अब देखो भाई श्रवण कौशल, श्रवण कौशल से अभिप्राय स्पष्ट कीजिए और उसके महत्व पर प्रकाश डालिए। श्रवण कौशल क्या होता है, श्रवण शब्द श्रु धातु से बना है, जिसका संबंध होता है हमारा ध्यानपूर्वक सुनना या सुनने से, ठीक है। श्रवण कौशल का मतलब सुनना, जब हम किसी चीज़ को अच्छे से सुनते हैं तो वो श्रवण कौशल कहलाता है। जैसे आप क्लास में कोई टीचर आपको पढ़ा रहा है, आप उसको बड़े ध्यान से आप पढ़ते हो, ठीक है, ध्यान से सुनते हो, ठीक है, तो वो क्या कहलाता है, आपका श्रवण कौशल कहलाता है। यहाँ पर देखा जाए तो श्रवण कौशल का अर्थ है बालक में ऐसी क्षमता को डेवलप करना जिसके द्वारा बच्चा किसी भी कथन को ध्यान से सुन सके और उसका अर्थ सही समझ सके, ठीक है, और सुनी हुई बात पर चिंतन और मनन कर सके और उचित निर्णय ले सके, ठीक है। तो ये होता है आपका श्रवण कौशल, ठीक है। ये मैं आपकी क्या है, एक बार थोड़ा सा रिवीजन हो जाएगा, इसलिए मैं डिटेल में यहाँ पे नहीं पढ़ा रही आपको। डिटेल में मैं मेरी क्लास में पढ़ा चुकी हूँ, बस बात ये कि मैंने उसकी कोई वीडियो नहीं बनाई, ठीक है। बाकी आपको 4 सब्जेक्ट्स की वीडियो अवेलेबल मिल जाएगी, लेकिन इसकी वीडियो नहीं मिलेगी, ठीक है। तो ये था आपका श्रवण कौशल। अब श्रवण कौशल, सुनना, सुनना हमारे लिए क्यों महत्वपूर्ण है भाई, इसके महत्व बताइए। सुनना हमारे लिए क्यों महत्वपूर्ण है, उद्देश्य है, क्या उद्देश्य है सुनने के, या क्यों महत्वपूर्ण है। तो सुनना हमारे लिए इसलिए महत्वपूर्ण है कि बालक अगर अपने को सार्थक बनाना चाहता है, ठीक है, और निरर्थक अनेक प्रकार की ध्वनियाँ सुनना आरंभ कर देता है, यानी कि सुनने के बाद ही हम कोई चीज़ आगे कर पाते। तो ध्यानपूर्वक सुनेंगे तभी हम उसका अर्थ ग्रहण कर लेंगे। तो सुनने का महत्व केवल भाषाई कौशलों को सीखने की दृष्टि से नहीं, बल्कि मातृभाषा शिक्षण के सभी उद्देश्यों को भी प्राप्त करना होता है। सुनने से बच्चे को जो
और रसा संवाद होता है अथवा कहानी, घटना, प्रसंग आदि सुनकर बच्चा जो आनंद महसूस करता है वो शायद वैसे नहीं होता। ठीक है, तो जो भी हमारा सब्जेक्ट है उसका सिलेबस है उसको भी हम सुनकर ही ग्रहण करते हैं। ठीक है, अब जैसे आप क्लास देख रहे हो तो आप भी सुन रहे हो, तो सुनना हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि सुनेंगे तभी हम सही अर्थ निकाल सकते हैं। तो पहले महत्व तो आप ये लिख सकते हो, सही अर्थ निकाल सकते हैं। दूसरा, आप क्या, अगर आप सही से सुनोगे तभी आप उस चीज़ को आगे उसको एनालिसिस कर, उसको क्या कर सकते हो, उसकी व्याख्या कर सकते हो। ठीक है, इंटरप्रेट कर सकते हो। उसके बाद सुनकर समझने की योग्यता डेवलप होती है आपकी। ठीक है, आपकी इंटेलेक्चुअल और जो भी आपकी मानसिक डेवलपमेंट है, ठीक है, उसकी ओर बच्चा अक्सर होता है। ठीक है, उसके बाद है आपकी शुद्ध उच्चारण योग्यता को विकसित करना। अगर आप सही से सुनोगे तभी आप उसको सही प्रोनाउंसिएशन कर पाओगे। ठीक है, उसका सही उच्चारण कर पाओगे। स्वरों में कहाँ पर उतार चढ़ाव आपको लेके आना है, क्या, ये योग्यता भी आपकी सुनने के बाद ही डेवलप होती है। ठीक है, तो क्या है, सुनने के महत्व आपको पता लगे सही अर्थ निकालने के लिए। दूसरा, आपकी इंटेलेक्चुअल और आपकी मानसिक विकास को अवसर करने के लिए, साहित्यिक रुचियों को डेवलप करने के लिए। ठीक है, यानी कि लिटरेचर में आपकी क्या हो, इंटरेस्ट डेवलप हो, तो भी आपके लिए सुनना जरूरी है। ठीक है, महत्वपूर्ण अंशों के चयन की योग्यता को डेवलप करने के लिए, उतार चढ़ाव की योग्यता उत्पन्न करने के लिए, शुद्ध उच्चारण योग्यता को विकसित करने के लिए, ध्यानपूर्वक सुनने की योग्यता को डेवलप करने के लिए। ठीक है, तो ये था। अब आप देखो, सुनना आपका, ये तो थे इसके महत्व और क्या उद्देश्य होते हैं। उसके बाद आता है आपका श्रवण कौशल के विकास की विधियों का परिचय दीजिए। ठीक है, तो श्रवण कौशल विकास की विधियाँ कि आप सुनने के लिए कौन कौन से मेथड का यूज कर सकते हो। देखो भाई, लाउड रीडिंग, सस्वर वाचन इसको बोलते हैं। ठीक है, आप लाउड बोल बोल के आप कई बार देखो, जब हम बचपन में पढ़ते थे तो टीचर बोलते थे भाई आप बोल बोल के पढ़ो, क्योंकि जो बोलोगे कानों तक जाएगा, जो कानों तक जाएगा तो आप उस चीज़ को अच्छे से समझ जाओगे। तो एक तो ये हो गई आपकी। दूसरा है आपका क्वेश्चन आंसर मेथड। मैं बोल रही हूँ, आप आंसर दे रहे हो। मैंने क्वेश्चन बोला, आपने सुना आंसर, आपने क्वेश्चन समझा तो आपने उसका आंसर दिया। तो ये क्या है आपका क्वेश्चन आंसर मेथड से भी हम क्या कर रहे हैं, सुनने का काम कर रहे हैं। आगे है डिक्टेशन, श्रुतलेख। ठीक है, श्रुतलेख सुनकर लिखना। ठीक है, क्लास में जब आप छोटे बच्चे थे तो टीचर आपको बोलती थी, शब्द बोलती थी, आप उसको लिख के दिखाते थे सही है या गलत है। उसके बाद है आपके डिबेट जितने भी होते हैं उसमें भी सुना जाता है। ठीक है, उसके बाद है आपके शॉर्ट स्पीच, आप जो बोलते हो उससे भी सुनने का काम होता है। आगे है आपके जो आपकी ऑडियो विजुअल मटेरियल है, उसमें आपके ग्रामोफोन, टेप रिकॉर्डर, रेडियो, टेलीविज़न, ये सारे क्या हैं आपके सुनने के। ठीक है, तो ये अलग अलग मेथड है, ये मैंने जस्ट आपको नाम बताए हैं। आप इनका क्या करोगे, एक्सप्लेन करोगे, अपने अकॉर्डिंग कर लेना। ठीक है, एक बार बुक्स में से पढ़ लेना। ठीक है, अभी डिटेल में इतना नहीं हो सकता। ठीक है, अब है आगे श्रवण कौशल। श्रवण कौशल में दोष के कारणों पर प्रकाश डालिए कि सुनने का दोष है तो उससे किस किस कारण से हो सकता है। तो या तो टीचर के द्वारा अशुद्ध उच्चारण किया गया है। ठीक है, टीचर ने सही प्रोनाउंसिएशन नहीं किया। अगर टीचर ने गलत बोला तो बच्चे भी वही सीखेंगे। ठीक है, दूसरा शिक्षक द्वारा धीमा उच्चारण, ये भी क्या है आपका श्रवण दोष का, कि बच्चे को सुनाई नहीं दिया तो वो समझ कैसे पाएगा। ठीक है, उसके बाद श्रवण शक्ति की क्षति, या तो आपको सुनाई कम देता है तो ये भी क्या एक श्रवण कौशल का दोष है। अरुचिकर विषय, अगर आपको इंटरेस्ट नहीं है, आप ज़बरदस्ती उस टॉपिक को पढ़ रहे हो तो क्या होएगा, ये अरुचिकर विषय हो जाएगा। उसके बाद है बलाघात का अशुद्ध प्रयोग। बलाघात का मतलब होता है भाई आपको ट्यून को कहाँ पर ऊपर लेके जाना, कहाँ पर आपको लाउड बोलना, कहाँ पर आपको बिल्कुल सॉफ्ट बोलना है, ये बताता है। उसके बाद है श्रुतलेख, भाषण, वाद विवाद आदि का आयोजन होना। आसपास शोर बहुत ज़्यादा है तो भी आपको सुनने में डिस्टरबेंस हो सकती है। अब है श्रवण कौशल के जो भी आपके क्या है इसके दोष हैं, उनको कैसे दूर करोगे, क्या उपाय हैं। एक तो शुद्ध उच्चारण पर बल, अगर आप गलत बोल रहे हो तो आप उच्चारण करना शुद्ध कर दो तो आपका क्वेश्चन ठीक हो जाएगा। उच्च स्वर में पढ़ना, लाउडली पढ़ना। डॉक्टरी, अगर आपको सुनने में कोई तकलीफ है तो आप डॉक्टर को दिखाइए, डॉक्टरी परीक्षण आ गया। सहज एवं सरल शब्दावली का उपयोग करना। जो बलाघात है उसका सही उपयोग करना, यानी कि बलाघात का मतलब अभी मैंने बताया था कि कहाँ पर उतार चढ़ाव लेके आना है आपको अपनी बोली में, वो वाला। श्रुतलेख और वाद विवाद का आयोजन करना, बच्चे को ज़्यादा से ज़्यादा डिक्टेशन बोलो, सुनेगा, लिखेगा और परफेक्ट बनेगा। शोर मुक्त वातावरण का निर्माण करना। ठीक है, दृश्य श्रव्य साधनों का प्रयोग करना, ये यहाँ पर यूज होंगे।
ठीक है बेटा, आगे बात समझ में। तो मिलते हैं, एक शॉर्ट वीडियो और बना दूँगी मैं आपकी इसी की, और ऐसे करके 3-4 वीडियोस में आपके ये सिलेबस हो जाएगा कंप्लीट। ठीक है, तो एक बार इसको साथ साथ जो वो बोल रहा है उसको डिटेल में आप लोग पढ़ लेना। ठीक है, बाय एवरीवन। अगर आपको लगता है कुछ काम आ रही है तो प्लीज़ लाइक करना और बताना और किस टॉपिक पे मुझे वीडियो बनानी है। ठीक है, ओके, थैंक यू, बाय बाय बेटे।